Hello everyone, welcome to my channel. So today we are doing respiration in organism, class 7 NSO Olympiad workbook. तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जो हमने पहले भी पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने इसमें सॉल्व कर दिया है। तो आज हम इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 to 20 सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले के क्वेश्चन अगर आपने वॉच नहीं किया है तो आप हमारे फर्दर वीडियो जाके वॉच कर सकते हो। उसमें मैंने सारे चैप्टर वाइज उसमें दिया है, एक एक क्वेश्चन आंसर हम समझेंगे यहाँ पे एंड फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो मैं आपसे यही बोलूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज ये ओलंपियाड कंप्लीट होने के बाद हम डायरेक्ट आपके सिलेबस को भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं और उसे हम समझ के सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है, व्हेन अ पर्सन ब्रीथ इन, जब पर्सन ब्रीथ करता है, जब ब्रीथ इन करता है, व्हाट हैपन्स द डायफ्राग्राम एंड टू द रिब केज। तो उस वक्त डायफ्राग्राम और रिब केज में क्या होता है, आपको यहाँ पे पूछा है। तो जब भी आप ब्रीथ इन करेंगे, आप फील करके देखिए, आप ब्रीथ इन कर रहे हो तो आपका चेस्ट क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ड्यूरिंग जब आप ब्रीथ कर रहे हो तो डायफ्राग्राम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है और क्या हो जाता है, आपके मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में आ जाते हैं। आपकी जो थोरेटिक कैविटी होती है उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है कि नहीं। और आपके रिब्स जो है वो अपवर्ड की तरफ आते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, डायफ्राग्राम एंड रिब केज का आपको दिया गया है, आपको यहाँ से ऑप्शन चूज आउट करना है। तो मैंने आपको क्या बोला, आपका डायफ्राग्राम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है। एंड आपका रिब केज जो है क्या होता है, आउटवर्ड अपवर्ड की तरफ मूव करता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आप थोड़ा मीन्स इनहेल करके फील करके देखिए कैसे हो रहा है, आपका रिब्स कहाँ, अंदर की तरफ जा रहा है या आउटवर्ड की तरफ आ रहा है, अपवर्ड की तरफ आ रहा है। तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, Farin soaked some bean seed in water overnight. Next morning, she drained the water and kept the seed moist till they started germinating. She boiled half of the seed and then kept the germinating seed in one thermos flask. थर्मोस फ्लास्क जिसका नाम उसने क्या दिया है, X दिया है। आगे क्या बोला है, and boiled seed in the another thermos flask. Why? She covered the mouth of both the flasks with a moist cotton wool. Then she inserted thermometers in both flasks and kept the flask as shown in the figure. तो यहाँ पे क्या किया है, फरीन ने क्या किया है, यहाँ पे मतलब जर्मिनेटिंग सीड्स लिए हैं, दोनों को हाफ में डिवाइड किया है। एक को उसने बॉईल किया है जिसे उसने फ्लास्क वाई में रखा है, और एक जर्मिनेटिंग सीड को बॉईल नहीं किया है और उसे फ्लास्क एस्क में रखा है, एक्स में। तो अब उसने क्या किया, उसके माउथ को बंद कर दिया है बॉटल की विथ अ कॉटन वूल, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, वॉट वुड हर ऑब्जर्वेशन, वो क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो दो थर्मस के बारे में बताया गया है, जब भी कोई जर्मिनेटिंग सीड है, ठीक है, यहाँ पे जर्मिनेटिंग सीड रखा है तो इसमें अभी भी जान है, बिकॉज ये जर्मिनेटिंग सीड है, राइट, ये अभी भी जर्मिनेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो उसने रखा है दिस वन इन फ्लास्क एक्स में, तो ये जर्मिनेटिंग सीड क्या हो चुका है, ये डाई हो चुका है। क्यों डाई हो चुका है, उसने क्या किया, इसे बॉईल कर दिया है, तो ये डाई हो चुका है, मीन्स अब ये जर्मिनेट नहीं होगी। अगर इसे कंटिन्यू ऐसा रखा जाएगा तो ये सड़ जाएगी, लेकिन ये जर्मिनेट नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम फर्दर क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट वुड बी हर ऑब्जर्वेशन। तो उसने क्या किया है, उसमें थर्मोमीटर लगा के रखा है। The temperature of a flask X increase
because it has photosynthesizing seed. Thermometer temperature of flask X increase because it has respiring seed. सी में बोला है थर्मोमीटर ऑफ अ फ्लास्क वाई इंक्रीज बिकॉज इट हैज़ अ बॉइल्ड सीड, और नंबर डी में बोला है बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला, जाहिर सी बात है जर्मिनेटिंग सीड है, उसमें जान है, तो वो रेस्पायर करेंगे, रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा। रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा तो वो क्या होगा, वहाँ का जो टेम्परेचर है फ्लास्क एक्स का वो इंक्रीज होगा। लेकिन वाई में ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ के जो जेमिनेटिंग सीड्स थे उसे बॉईल करने के बाद वो क्या हो चुके हैं, डाई हो चुके हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 13। होप सो आपको ये समझ में आया हो। समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में नाइस एक्सप्लेनेशन जरूर बताइए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द डिफरेंट बॉडी सेल्स। तो आपको स्टेटमेंट 1 में बोला है हेमोग्लोबिन जो है वो आपके रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है और वो हेल्प करता है ऑक्सीजन को टू ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स से ऑक्सीजन ट्रांसफर करने में हेल्प करता है टू द डिफरेंट बॉडी सेल्स। स्टेटमेंट 2 में बोला है हेमोग्लोबिन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो यहाँ पे क्या बोला है, हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन हो जाता है और फिर उस कॉम्बाइन विथ हेमोग्लोबिन विच कॉम्बाइन विथ ऑक्सीजन, तो उसे हम ऑक्सी हेमोग्लोबिन भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो दोनों स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में बोला है बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ये सही है। बी भी देख लेते हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ये गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, राइट। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को आपको सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हम किसे कहते हैं, ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड यील्ड वेरी लिटिल एनर्जी। ऑक्सीजन के एब्सेंस में फर्मेंटेशन होता है एंड यील्ड्स वेरी लिटिल एनर्जी। तो यहाँ फर्मेंटेशन आपको पता होगा, इवन इन योर ब्रेड इडलीज फर्मेंटेशन के बिना वो बनते नहीं हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी में क्या बोला है, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द बॉडी सेल्स। तो ये सही है। इंटरनल रेस्पिरेशन हम किसे कहते हैं, जिसमें आप गैसेस जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, ब्लड और ब्लड सेल्स में एक्सचेंज होते हैं। एक्सेलेशन का मतलब क्या है, एक्सेलेशन डिक्रीज इन द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग कॉजेस एयर टू मूव आउट फ्रॉम द लंग्स। तो यहाँ एक्सेलेशन का क्या बोला है, एक्सेलेशन मीन्स जब आप एक्सेल कर रहे हैं मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उस वक्त डिक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज इन द एयर प्रेशर। आपके लंग्स के अंदर एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाते हैं जिसके वजह से एयर लंग्स से बाहर मूव आउट कर पाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, बिकॉज क्या हो जाता है, इंक्रीज, इसमें क्या होता है, इंक्रीज कर देता है प्रेशर जिसके वजह से लंग से एयर जो है वो बाहर के तरफ पुश होता है, बाहर के तरफ बाहर निकलता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमें गलत स्टेटमेंट ही फाइंड आउट करना है। तब भी हम डी का देख लेते हैं। डी में बोला है स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अ लीव्स एंड यंग स्टेम्स। तो ये सही है। तो ऑप्शन सी विल बी द incorrect statement here. Okay, option C will be the correct option here. Let's see the question number 15. Question number 15 में आपको बोला है read the given paragraph. तो आपको ये पैराग्राफ को फील करना है। तो चलिए हम इसे फील करते हैं।
Sometime during strenuous activities such as long distance running, your body cannot get enough oxygen होगा यहाँ पे oxygen. Okay, ऑक्सीजन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है. Our body cannot get enough oxygen to produce the required energy. To get the additional energy, dash respiration occur. कौन सा respiration occur होता है? Anaerobic respiration occur हो जाता है. Aerobic respiration, anaerobic respiration. Anaerobic respiration start हो जाता है. Anaerobic respiration occurs within your muscle cells. In this process, there are partial breakdown of glucose. ग्लूकोज पूरी तरीके से ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है इस प्रोसेस में. GLUCOSE ग्लूकोज, ठीक है. टू प्रोड्यूस, तो फिर उसकी वजह से कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? दैट इज द लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड, ओके. लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड, the accumulation of which is in the body causes cramps. Cramps means pain. आप देखे होंगे जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी रेस्पिरेशन जो होती है वो फास्ट हो जाती है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगती है. एंड फिर उसके बाद क्या होते हैं, आपके जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन है वो पार्शियली इफेक्ट होने लगता है, जिसके वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड हो जाती है एंड आपको बॉडी में क्रैम्प महसूस होता है. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर कहाँ पे है? देखिए, ऑक्सीजन, एनारोबिक, ग्लूकोज, लैक्टिक एंड मस्कुलर क्रैम्प. ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है Achiever section hot. The given figure illustrate the changes in lungs volume during the process of breathing. तो ये जो आपको एक डायग्राम दिया गया है, तो ये आपको वॉल्यूम बता रहा है आपके लंग्स का ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग. तो आपको ये प्रोसेस को अच्छे से देखना है. देखिए P में कैसा है, QRS. तो यहाँ पे द चेंजेस फ्रॉम Q to R इंडिकेट्स, जो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं Q to R में जो चेंजेस हो रहे हैं, आपको ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ऑप्शन ए में बोला है मूवमेंट ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग्स. लंग्स से आपके मूवमेंट, जब एयर बाहर निकल रहे हैं उसका बता रहा है. या रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, या फिर एक्सपेंशन ऑफ अ thoracic cavity, या movement of a diaphragm away from the lungs. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर है जब आपके एयर आपके लंग से बाहर निकल रहे होते हैं, तो वो ये चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे. कैसे? मूवमेंट ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग्स. Option A will be the correct answer here. Okay, let's do the question number 17. Question number 17 में बोला है study the given flow chart about the respiratory structure in different organism. Identify the organism P, Q, R and S and select the correct option. तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, और यहाँ पे PQRS दिया हुआ है जो आपको सेलेक्ट करना है और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है. तो यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. स्टार्ट यहाँ दिया हुआ है गैसेस एक्सचेंज ऑकर थ्रू गिल्स. गिल्स सबसे पहला P फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे नो बोला है, मीन्स इट नॉट एक्सचेंज थ्रू गिल्स. गैसेस एक्सचेंज थ्रू स्पाइरिकल्स, तो ये स्पाइरिकल्स किसके थ्रू होते हैं? इंसेक्ट लिख देते हैं हम, ठीक है. फिर यहाँ पे बोला है स्टार्ट गैसेस एक्सचेंज थ्रू गिल्स बोला है PQ, यस. और Q में आपको बोला है गैसेस एक्सचेंज ऑकर थ्रू सेल्स मेम्ब्रेन्स. तो यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है कोई एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बोला हो गया, तो मैं यहाँ पे फिश लिख देती हूँ. ओके,
फिश जो है वो गिल से ब्रीथ करते हैं। फिर यहाँ पे स्टार्ट है PQR पे जाना है हमें, PQR। ओके, तो यहाँ पे नो बोला है, स्पेरिकल्स के थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होते। गैसेस एक्सचेंज ऑकर थ्रू लंग्स, गैसेस एक्सचेंज ऑकर ऑल्सो मॉइस्ट स्किन। तो लंग्स से भी होता है एंड मॉइस्ट स्किन से भी होता है। तो ये हो सकता है कि ये फ्रॉग हो, तो मैं यहाँ पे फ्रॉग लिख देती हूँ, क्योंकि फ्रॉग जो है वो लैंड पे भी ब्रीथ कर सकता है एंड वाटर पे भी ब्रीथ कर सकता है। फिर बोला है स्टार्ट, अब क्यू की बारी है, क्यू की बारी है, नहीं एस की बारी है, राइट, एस यहाँ पे है। एक सेकेंड में इसे इरेज कर देती हूँ। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं नीचे ऑप्शंस क्या दिया गया है आपको। तो नंबर पी में इंसेक्ट बोला है, तो कॉकरोच हो सकता है। ओके, नंबर क्यू में फिश बोला है, फिश हमारे हिसाब से फिश है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वाई? तो मैं आपको बता दूं कि नंबर पी जो है वो इंसेक्ट है, तो वो ग्रास ऊपर भी हो सकता है। फिश क्यू में है, फ्रॉग आर में है, हमने पहले ही किया था। एंड फिर क्या है, अमोएबा, क्योंकि इनके गैसेस ऑक्सीजन गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ऑप्शन ए जो है, और ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, 3 test tube are set up as shown. The indicator used here changes from red to yellow when exposed to increased level of carbon dioxide. At the start of the experiment, the indicator in each test tube was red. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, 3 टेस्ट ट्यूब लिया गया है, टेस्ट ट्यूब नंबर A, B एंड C। तो ये इंडिकेटर है इसमें, प्लस इसमें लीफ है, इसे लाइट में एक्सपोज किया गया है एंड क्या किया गया है, इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सपोज किया गया है। एट स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इंडिकेटर क्या है ऑफ अ टेस्ट ट्यूब वाज रेड है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे भी इंडिकेटर रेड ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लाइट है, मिस है, ठीक है, मिस है एंड फिर यहाँ पे इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट की वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर्स के साथ डिफ्यूज होगा इन अ टेस्ट ट्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, रेड टू येलो, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ओके, अब आपका सी नंबर का टेस्ट ट्यूब है, सी के टेस्ट ट्यूब में क्या है, कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे इंडिकेटर क्या हो जाएगा, इंडिकेटर वापस रेड ही रहेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, तो इसका ऑप्शन होगा रेड, येलो एंड रेड। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला है, द गिवन डायग्राम शोस अ रेस्पिरोमीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर गैसेस एक्सचेंज इन अ ग्राम सीड। द अप्रेंटिस इज मेंटेन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक डायग्राम, जो डायग्राम में आपको रेस्पिरोमीटर दिखाया गया है, जो किस लिए यूज होते हैं, टू मेजर गैसेस एक्सचेंज इन अ ग्राम सीड। द अप्रेंटिस इज मेंटेन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे अप्रेंटिस क्या मेंटेन्ड है, इन अ कांस्टेंट टेम्परेचर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिरिंज है, यहाँ पे पी सीड है, यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैनोमीटर है, यहाँ पे परफोरेटेड बास्केट है। ओके, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिगार्डिंग इट। इससे रिगार्डिंग क्या करेक्ट है, द गैसेस प्रेशर इन एक्स विल फॉल as oxygen is absorbed during respiration and carbon dioxide is absorbed by the potassium hydroxide solution। या यहाँ पे बोला है जो गैसेस एक्सचेंज होगा, गैसेस प्रेशर होगा एक्स का, वो फॉल हो जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन ऑब्जॉर्व होगा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। पी सीड जो है वो ऑक्सीजन रिस्पायर करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड
रिलीज करेगी, जो क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या कर लेगा, उसे अब्सॉर्ब कर लेगा। ऑप्शन 2 में बोला है द फ्लूइड लेवल एट वाई का जो फ्लूइड लेवल है यहाँ पे, ठीक है, विल फॉल टू कॉम्पेंसेट द लॉस ऑफ प्रेशर, प्रेशर के लॉस होने की वजह से वो कॉम्पेंसेट हो जाएंगे प्रेशर इन एक्स। सो ऑप्शन 3 में बोला है द गैसियस प्रेशर इन एक्स, जो गैसियस प्रेशर है एक्स में, ठीक है, विल राइज एज ऑक्सीजन 2 इज गिवन आउट बाय द सीड, सीड से ऑक्सीजन रिलीज होगा जिसकी वजह से प्रेशर एक्स जो होगा वो राइज हो जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ऑप्शन 4 में बोला है द फ्लूइड लेवल एट जेड, जेड का जो फ्लूइड लेवल है यहाँ पे, ठीक है, विल राइज हो जाएगा ड्यू टू द लॉस ऑफ प्रेशर एक्स के वजह से। तो यहाँ पे जो इसका क्या बोला है करेक्ट रिगार्डिंग इट, आपको जो फाइंड आउट करना है, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है एंड ऑप्शन नंबर 4 है। बिकॉज ये जो रेस्पिरोमीटर आपको दिखाया गया है इसमें क्या हो रहा है, पी सीड जो है वो अब्जॉर्व कर रही है ऑक्सीजन और रिलीज करेगी कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ओके, तो पी सीड जो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करेगी फ्रॉम टेस्ट ट्यूब एक्स एंड जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी तो उसे कौन अब्जॉर्ब कर लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो उसी टेस्ट ट्यूब एक्स में प्रेजेंट है। जब सारे ऑक्सीजन जो है टेस्ट ट्यूब एक्स का सीड अब्जॉर्ब कर लेगी, फिर उसमें क्या होगा, लॉस ऑफ प्रेशर होगा जो उसके अंदर क्रिएट होगा। तो फ्लूइड लेवल जो है जेड का वो राइज हो जाएगा एंड वाई का जो होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ प्रेशर ऑफ एक्स की वजह से। तो ये इसका सही मतलब है एंड इसके वजह से ऑप्शन 1, 2 एंड 4 जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला है रोहन सेटअप एन एक्सपेरिमेंट, रोहन ने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया है शोन इन द फिगर, वी विल बी ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, जो हम थोड़े देर में ऑब्जर्व करेंगे उसे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, एयर पास हो रही है यहाँ पे एक्स, वाई एंड जेड, 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है, एक में है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, दूसरे में है लाइम वाटर, तीसरे में है जर्मिनेटिंग सीड, चौथे में है लाइम वाटर। अब यहाँ पे क्या बोला है, लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब वाई, वाई में जो लाइम वाटर है इट विल टर्न मिल्की, लाइम वाटर जो जेड में है टर्न्स मिल्की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है टेस्ट ट्यूब एक्स में वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा एंड टेम्परेचर इन द फ्लास्क का जो टेम्परेचर है विल गो डाउन, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ये बोल रहा है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब जेड विल टर्न मिल्की, बिकॉज यहाँ पे जो एयर पासेस होंगे जो टेस्ट ट्यूब एक्स से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इन टेस्ट ट्यूब एक्स, तो टेस्ट ट्यूब एक्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा, जो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे उसे वो क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। तो टेस्ट ट्यूब वाई जो है उसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा, वो मिल्की टेक्सचर उसमें कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो आपका फ्लास्क है, फ्लास्क जो है उसमें क्या है, जर्मिनेटिंग सीड है। फ्लास्क को क्या नाम दिया है, फ्लास्क को कोई नाम नहीं दिया है। ओके, तो फ्लास्क जो है उसमें क्या होगा, उसमें जर्मिनेटिंग सीड है, तो वो क्या करेगा, उसमें वो ऑक्सीजन लेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा वो कहाँ जाएगा, टेस्ट ट्यूब जेड में जाएगा, किस वजह से, सक्शन प्रेशर के वजह से। तो वो जो लाइम वाटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और वो क्या हो जाएगा, टर्न्स मिल्की, वो मिल्की टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, दैट लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब जेड टर्न्स मिल्की। होप सो आपको ये समझ में आया होगा।
अगर आप चैनल में नए हैं, फिर से कहूँगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। स्टे ट्यून एंड बाय।